पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है? ये सब हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। साथियों, ये वीडियो ध्रुव राठी जी हैं, एक यूट्यूबर हैं बहुत ही फेमस, जिनके 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, लोगों को बहुत प्रकार की सही जानकारियां भी देते हैं और वो पॉलिटिकल अवेयर आदमी भी है और अपने देश से और इस दुनिया से काफ़ी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, इसका भी प्रयास करते रहते हैं अपने आधार पे। नहीं तो ऐसे यूट्यूबर्स शायद कोई एक आध और होगा, बहुत कम है ऐसे यूट्यूबर। और खैर वो प्रसिद्ध भी पॉलिटिकल वे में ही हुए थे, उसके बाद में फिर दूसरे टॉपिक लेने लगे। तो अगर उनको देखा जाए, उनका एक वीडियो आया अभी, जो महाराष्ट्र में इलेक्शन है उसको लेके आया है और उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा वीडियो है और मैं इस पर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ हद तक उन्होंने चीज़ें ठीक बोली हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि समाधान उनके पास भी नहीं है ना। ध्रुव राठी जी के पास भी कोई समाधान नहीं है और समाधान नेताओं के पास भी, जिनसे वो मांग कर रहे हैं, पार्टी से वो मांग कर रहे हैं कि जो कोई पार्टी लोगों के भले के लिए कोई मैनिफेस्टो लेके आएगी तो उसका वो सपोर्ट करेंगे अपने यूट्यूब से। और चूंकि उनके 2.5 करोड़ के आसपास सब्सक्रिप्शन है और 2.5 करोड़ में से कम कुछ भी नहीं है तो 1-1.5 करोड़ तक उनके व्यूज तो चले ही जाते हैं। तो 1-1.5 करोड़ लोगों को वो प्रभावित करते ही हैं सीधे सीधा अपने वीडियो से। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनका जज्बा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जज्बा होना ही पर्याप्त नहीं होता, कोई सोल्यूशन भी तो हो, है ना। अब उनका ये वीडियो देखेंगे तो उन्होंने एक बात तो सही पकड़ी, जो मैं भी बताता रहता हूँ कि चूंकि मार्केट में मांग नहीं है और मांग नहीं है तो आगे प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो फिर जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो फिर पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं है तो फिर मांग नहीं है ना। ये जो एक डेडलॉक की सिचुएशन आ रखी है, जिसको मैं बोलता हूँ कि 2 नियम हैं जो ये सदा से चले आए हैं अब तक के अर्थशास्त्र में, आज तक के अर्थशास्त्र में, कि बिना पैसे के आप कोई सामान की मांग नहीं कर सकते और दूसरा नियम है कि बिना रोजगार के आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा जिससे जिससे कि मांग कर सको। तो ये एक डेडलॉक सिचुएशन है। अब इस डेडलॉक सिचुएशन को कई लोग, माने कई अर्थशास्त्री और कई सरकारें थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करती हैं, थोड़ा ढीला करने की कोशिश करती हैं। कैसे करती हैं कि वो लोगों को लोन इजी कर देती हैं। लोन इजी से क्या होता है कि भाई तुम पैसा ले जाओ, बाद में पटा देना, अभी पैसा ले जाओ, मांग कर लो। तो लोग लोन ले लेते हैं, कोई अपना कोई कोई बिजनेस खोलने के लिए लोन ले लेता है, कोई घर खरीदने के लिए लोन ले लेता है ना, कोई कर्जा चुकाने के लिए लोन ले लेता है, क्योंकि प्राइवेट कर्जा जो है वो उस पर ब्याज ज़्यादा होती है, बैंक से कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। इससे होता क्या है कि थोड़ी सी मांग बढ़ती है। जैसे ही सरकार पैसा किसी भी बहाने मार्केट में रिलीज करती है, लोगों पे रिलीज करती है, तो उससे मांग बढ़ती है। जैसे अभी जो शायद 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो उसमें कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा सैलरी वो लोगों की बढ़ाएंगे। तो 50% से ज़्यादा सैलरी बढ़ाने का मतलब हो गया कि लोगों के पास हर महीने पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा जाएगा, तो वो सीधी सी बात है ज़्यादा मांग करेंगे। तो सरकारें क्या करती हैं कि कोई ना कोई बहाने वो उनको पैसा देती हैं। पर कुल मिला के ये जो तरीका है, ये उन्हीं लोगों में रह जाता है जो कैपेबल है थोड़े, क्योंकि बैंक लोन भी उन्हीं को देता है ना। हर एक आदमी को लोन सैंक्शन नहीं होता। जो 50-60% से ज़्यादा आबादी है
वो उसको लोन भी नहीं मिलता, क्योंकि वो कहीं जॉब नहीं कर रही है सरकारी वगैरह, तो उनको सैलरी भी नहीं ऐसे बढ़ती, ये वाले लाभ भी नहीं मिलते, समझ रहे हो? तो वो तो एकदम आउट ऑफ द इकोनॉमी हो जाते हैं, आउट ऑफ द, ये जो आर्थिक प्रक्रिया है इससे बाहर हो जाते हैं। माने देश के आधे से अधिक जो जनसंख्या है वो देश की आर्थिक प्रक्रिया से बाहर हो जाती है, साफ साफ बाहर हो जाती है, इन दोनों नियमों की वजह से। फिर सरकार क्या करती है कि कुछ फ्री वीज देती है, फ्री में, जैसे खाना फ्री में दे दिया, कुछ कभी कुछ लोगों को घर बना के फ्री में दे दिए, सिलेंडर फ्री में भरवा दिए, किसानों का कुछ कर्ज माफ कर दिया, या उन्हें साल में कुछ 2, 4, 6, 8, 10 हज़ार रुपए ऐसे गिफ्ट के तौर पे दे दिए, या कि भाई देंगे, हेल्प के तौर पे दे दिए। तो सरकारें ऐसे तरीके अपनाती हैं। इन तरीकों को ध्रुव राठी जी कह रहे हैं कि ये खराब तरीके हैं, ये गलत तरीके हैं। कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की जॉब बढ़े, है ना? अब यहीं पे ध्रुव राठी जी की जो नॉलेज है वो गलत हो जाती है, क्योंकि जॉब सरकार बढ़ाएगी कैसे? ऐसा तो है नहीं कि सारे जॉब सरकार के हाथ में। जैसे उन्होंने बोला कि भाई डबल तो सिपाही चाहिए, है ना, आर्मी भी ज़्यादा चाहिए हमें, और जितना भी सरकारी महकमा है वो लगभग हर जगह 2 गुना और 3 गुना चाहिए। भाई तो बजट नहीं है ना सरकार के पास। जो सरकारी बजट है टोटल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला के, वो 90 लाख करोड़ के आसपास है एक साल का। और ये भी कौन सा बजट होता है? आगामी बजट होता है, मतलब पैसे आते रहेंगे और खर्च होते रहेंगे, माने अनुमानित होता है। ऐसा कभी पीछे किसी साल में मुझे याद नहीं पड़ता हुआ होगा कि जितना अनुमानित बजट था उस वो या उससे ज़्यादा खर्च हो गया हो, बहुत कम रह जाता है। जैसे 90 लाख करोड़ है तो मुझे नहीं लगता 80-85 लाख करोड़ के ऊपर गाड़ी पहुंचेगी, वहां तक ही होती है। तो ये जो अनुमानित बजट है, ये वो इस अनुमान पे लगाते हैं कि हमें जो भी उन्होंने आर्थिक पॉलिसी कुछ चेंज की होती है, कुछ बनाई होती है, कहीं कुछ टैक्स बढ़ाया होता है, कुछ स्लैब बढ़ाए, कुछ भी जो उन्होंने एक चेंजमेंट किया होता है, उससे उनका एक अनुमान लगता है कि भाई हमारे जो आर्थिक आय है सरकार की, वो लगभग लगभग इतनी हो जाएगी। तो इसमें कुछ हम करेंसी और जारी कर देंगे, कुछ लोन ले लेंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं सीबीआई बाहर से बहुत एक बड़ी मात्रा में डॉलर जो है वो लोन लेने के लिए ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो वो कहीं से कुछ लोन लेगी और ऐसा मिला जुला के एक बजट वो अनुमानित करती है। जैसे इस साल का किया, शायद 90-95 लाख करोड़ के बीच में कुछ है ऐसा। अब समझने वाली ये बात है कि ये जो कह रहे हैं कि ये सारा महकमा डबल 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 कर दे, तो डबल 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 करने का मतलब होगा कि जो खर्चा है वो डबल चाहिएगा। माने 90 लाख करोड़ की जगह 180 लाख करोड़ का बजट चाहिएगा, तब ये सब डबल डबल हो सकता है ना? और तब सरकारी जॉब भी डबल हो सकती हैं। और सरकारी जॉब बहुत ज़्यादा है नहीं है, मुश्किल से 3 से 4% जॉब है टोटल जॉब की। तो 3 से 4% है, तो अगर ये डबल हो जाएंगे मतलब 6 से 8% हो जाएंगे, उतना फर्क पड़ेगा। बाकी जो 90 से 92 से 94% जो जॉब हैं वो तो सब प्राइवेट आधार पर हैं। वहाँ तो वहाँ सरकार क्या करेगी, है ना? क्योंकि सरकार ने उन चीज़ों को निजी हाथों में छोड़ा हुआ है, और निजी जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो भाई इसी आधार पे करते हैं कि हमारा कितना बिक जाएगा, माने उसकी मांग कितनी है। मांग से बहुत ज़्यादा वो नहीं बनाते, क्योंकि नहीं तो उनको लॉस हो जाएगा, उनके जो बैंक लोन है वो नहीं जा पाएंगे, कंपनी और बैंक करप्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उन्हें भागना पड़ेगा, है ना? वो ऐसा रिस्क ले नहीं सकते। सरकार तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकती है। तो वो जो कह रहे हैं कि पार्टियां कुछ ऐसा आर्थिक रिवॉल्यूशन जैसा कुछ मैनिफेस्टो ऐसा लेके आए, फ्री वीज के बीच पीछे ना दौड़े, क्योंकि पार्टियां फ्री वीज के पीछे क्यों दौड़ती हैं? क्योंकि वो इस आधार पे जो वोटर्स हैं उनको लुभाती हैं कि भाई चलो हम केजरीवाल जी को वोट दे दें। और इसका फर्क भी पड़ता है आज की दुनिया में, आप देखें तो क्या वोटर्स को कुछ भी तरह का लाभ देते हैं, दूसरी
पार्टियों के मुकाबले अथवा मौजूदा सरकार में जो पार्टी है उसके मुकाबले तो लोग आपको तरजीह देते हैं, है ना? अभी वही तरीका चलता है, तो लोग तरजीह देते हैं, तो वो इसलिए ऐसा करते हैं। अब ध्रुव राठी जी ने एक नई पहल की है कि भई मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं उससे उस पार्टी का एडवर्टाइज़मेंट करूँगा, उस पार्टी के बारे में बताऊँगा लोगों को जो कोई ऐसा मैनिफेस्टो लेके आए जैसा कि वो सोच रहे हैं कि जिसमें जॉब बढ़े भाई साहब। अब 1 आध % जॉब बढ़ना तो कोई बहुत बहुत बड़ा ऐसा वो होगा नहीं कि कोई पार्टी ये कह दे कि भई हम 1% जॉब बढ़ाएँगे। लेकिन उसे बताना पड़ेगा कि बढ़ाओगे कैसे? और ख़ास तौर से स्टेट में कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि आर्थिक में जो करेंसी पॉलिसी आरबीआई है, वहाँ तो जितनी पॉलिसी है वो सब सेंटर से बनती है। उनमें तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई विशेष रोल होता नहीं है। तो अगर ये बात वो जब कर रहे होते, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो कोई बहुत मतलब की बात थी। महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शन है और स्टेट इलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? कि उसे जो बजट मिलता है, वो तो उसी में कर सकती है। वो ना कोई करेंसी नई जारी कर सकती, हुँ? ना वो प्राइवेट लोगों की चीज़ें अपने अंडर में कर सकती, ना उन पर कोई ऐसे टैक्स वैक्स इस तरह की कोई ऐसा कोई बढ़ा सकती। मतलब वो कोई ऐसा मेजर करेक्शन नहीं कर सकती नियमों में। उसे तो उसी में चलाना पड़ेगा। जो दाल-आटा उसको मिलता है, उसको उसी में ही चेक करना पड़ेगा, जो करना है। तो एक तो ध्रुव राठी जी को ये थोड़ी-सी समझ होनी चाहिए कि वो जो जिस बात की बात कर रहे हैं, वो लोकसभा के इलेक्शन में होती तो ज़्यादा काम की थी। मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी पार्टी इस तरह का कोई मैनिफेस्टो लेके आएगी जिस तरह की वो बात कर रहे हैं और कोई लाएगी भी तो उनके पास कोई आधार होगा कि वो करेगी कैसे, है ना? इस लालच में कि चलो अ, कोई छोटी पार्टी या कोई कोई भी इस लालच में कि ध्रुव राठी जी के उससे हमें एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगा और हमें भी 2 ढाई करोड़ लोग जानने लगेंगे टाइप का ऐसे कोई बना भी दे तो उसके पास प्रक्रिया क्या होगी? मतलब वो उसको करेगी कैसे? स्टेट में कैसे करेगी? क्योंकि जितना भी आर्थिक जो पैकेजिंग है, जितनी भी आर्थिक जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। स्टेट गवर्नमेंट में तो आप फ्री बीज के अलावा और बहुत कुछ क्या कर सकते हो? वहाँ बहुत कुछ ऐसा स्कोप नहीं है। आप देख भी सकते हो, केजरीवाल जी ने फ्री बीज के आधार पर ही अपनी एक जगह बना रखी है। दिल्ली में बना रखी है, अभी फिर पंजाब में है। अभी पंजाब में कैसा आउटपुट आएगा जब दोबारा वहाँ इलेक्शन होंगे तो देखेंगे कि वहाँ लोगों को ये कैसा लगा। हाँ, दिल्ली में तो लोगों को पसंद आया, तो 2 बार उनको सरकार दे दी और तीसरी बार भी लग रहा है कि उन्हीं को ही जाएगी। वहाँ पर भी अब इलेक्शन होने वाले होंगे कुछ समय बाद में। तो अब मैं ध्रुव राठी जी को एक ये मेरी ओर से उ उनका नाम भी मैं इसमें इसलिए ले रहा हूँ, उनका फ़ोटो भी इसीलिए लगाऊँगा कि ये वीडियो उन तक पहुँच जाए। हालाँकि उनके ईमेल वगैरह के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ऐसी चीज़ें वहाँ तक पहुँचे, तो या तो उन्होंने पढ़ी नहीं है और या तो क्योंकि उनको ईमेल भी भाई हज़ारों की संख्या में जाते होंगे, तो कितना पढ़ते होंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना? और उनके वीडियो का कोई छोटा-सा हिस्सा मैं इसमें ऐसे अंदर डाल भी दूँगा, ताकि यूट्यूब के थ्रू उन तक ये बात पहुँच जाए कि भई आपके वीडियो का एक हिस्सा इस यूट्यूबर ने इस्तेमाल किया, तो कम से कम इस आधार पे वो देख लें ये वीडियो। हालाँकि वो इस पे कॉपीराइट भी भेज सकते हैं, लेकिन एक कॉपीराइट से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर अगर वो भेजेंगे भी तो, है ना? तो मैं ये रिस्क लूँगा इस वजह से कि भई ये बात उन तक पहुँच जाए, फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा घन चक्कर है कि बिना पैसे के आप माँग नहीं कर सकते और बिना रोज़गार के आपके पास पैसा आएगा, इसका तोड़ किसी अर्थशास्त्री के पास है नहीं, है ना? इस अर्थव्यवस्था को रखते हुए, अगर आप करेंसी वाली अर्थव्यवस्था रखते हैं, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। किसी के पास भी नहीं है, यही नहीं पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। ना ध्रुव राठी जी के पास है, वो तो अर्थशास्त्री भी नहीं है। लेकिन जो दुनिया के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं पूरी दुनिया में, वो चाहे अमेरिका में हों, रसिया में हों, भारत में हों, चाइना में हों, किसी के पास नहीं है इसका तोड़, है ना? इसी में रहते हुए वो कुछ जो है, जो कि
शोषणकारी होता है, 10% लोगों के फायदे के लिए ये करेंसी वाला सिस्टम काम करता है, जैसा आप परिणाम से देख भी रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी है कि भाई 70 से 80% से भी ज़्यादा जो इनकम है हर साल की, वो 1% आदमी की जेब में जाती है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें आप कितना चेंज कर लेंगे, मतलब क्या चेंज कर लेंगे कि सबको हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें सरकारें जैसे फ्री बीज के की कर रही हैं, तो इस व्यवस्था में इससे अच्छा और कोई उपाय संभव नहीं है। क्योंकि आपको, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, वो दिल्ली में उनको बिजली का बिल उनको माफ़ कर रखा है, पानी का बिल माफ़ कर रखा है, महिलाओं को जो ट्रांसपोर्ट है डीटीसी का वो माफ़ कर रखा है, और इलाज सारा फ्री है ना। तो ऐसी कई चीज़ों से हो क्या रहा है कि हर गरीब आदमी का भी 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपये महीने का बच जाता है, जो अगर ये सब फ्री ना होते तो उसको ये सब देना पड़ता है ना, बिजली का, पानी का, ट्रांसपोर्ट का, ये सब। और ऊपर से जो किराया था 10 साल पहले डीटीसी वगैरह में, वही किराया अभी तक है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि भारत के बाकी सभी स्टेट में किराया 50 से 100 गुना बढ़ चुका है। तो वो भी एक प्रकार का फ्री वीजी समझ लो। वो जो 5, 10, 15 रुपए का किराया चलता है बिना एसी बस में, वही चल रहा है। जो कि वो अब आप किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो आपको 10, 20, 30 इस प्रकार से है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऐसे आप देखेंगे तो पाएंगे कि अगर फ्रीवीज ना करे, मान लो केजरीवाल भी फ्रीवीज ना करे, फिर क्या करेगा? जॉब कैसे पैदा करेगा? क्योंकि जितना उसके पास बजट है उसमें सरकारी आदमी कितने लगा सकते हैं? मान लो 1,000 एक आदमी और लगा देगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? प्राइवेट में तो ऐसे ही रहना है, वो तो किसी सरकार के हाथ में आता नहीं। वो तो कोई सरकार किसी कंपनी को बोल नहीं सकती कि भाई तुम इतने एम्प्लॉय रखो, नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये तो संभव नहीं है। लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है, और वो करेंसी रहते हुए नहीं है, करेंसी को हटा के एक सॉल्यूशन है, माने एक पूरी नई अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ये सब संभव है कि जो मांग है उसको आप करेंसी से फ्री कर दो, मतलब करेंसी हटा ही दो, और लोगों को बोल दो कि भैया आपको जो चाहिए आप मांग कर सकते हो। क्योंकि पैसा ही रोड़ा था, पैसे के चलते ही अधिकतम लोग मांग नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही आप पैसा हटाएंगे, बैरियर हटाएंगे, और इसको पहले थ्योरेटिकल समझ लो, अभी दिमाग में ऐसे मत घुमाने लग रहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे कौन करेगा ऐसे, अरे ऐसे तो सब ऐसे हो जाएगा, अरे फिर कौन काम करेगा। इन सारे सवालों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिएगा, पहले सुन लीजिए, है ना। क्योंकि कोई भी नई चीज आएगी तो पहले उसको समझना जरूरी है, और उसके बाद में उसमें जो जो भी सवाल उठते हैं उनके आंसर भी होंगे। और उनके लिए मेरे दूसरे वीडियोज हैं, वहाँ पे उन सभी सवालों को एंटरटेन किया गया, अच्छे से एंटरटेन किया गया। यहाँ पे आप थोड़ा इसको थ्योरेटिकल समझ लो, क्योंकि ये जस्ट मैं ध्रुव राठी जी के लिए बना रहा हूँ, और ध्रुव राठी जी आपके लिए भी इस वीडियो में सब कुछ नहीं है। इसके अलावा या तो आप मुझे कॉल पे डिस्कस करेंगे, मेरा नंबर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, यहाँ पे भी नीचे आता रहता है। जैसे ही आप करेंसी हटाएंगे और लोगों को अलाउ करेंगे कि आप मांग कर लो भैया आपको जो चाहिए, तो वो अपनी सारी मांग कर लेंगे। माने जितनी भी मांग 100% होती होगी हो जाएगी। अब ना उससे मांग ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है ना। आइडियली आदर्श रूप में जो आदमी जितनी मांग करना चाहता होगा कर, तो मांग हो गई फुल। अब जब फुल मांग हो जाएगी तो अब व्यवस्था को मालूम होगा कि भाई हमें अब कितनी चीजें कितनी मात्रा में चाहिए, कौन सी चीजें कितनी मात्रा में हमें चाहिए, अब उसको पता होगा। अब वो मांग के आधार से उसकी प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगी। वो चाहे खाने पीने की चीजें हों तो भाई ये वाली चीज खाने पीने वाली इतनी मात्रा में चाहिएगी, ये इतनी चाहिएगी, ये इतनी चाहिएगी, इतने घर चाहिएंगे, इतना सिलेंडर चाहिएगा, इतना एसी चाहिएगा, इतना ट्रांसपोर्ट चाहिएगा, इतना सब सारा जो डाटा है। और इस व्यवस्था को आजकल ऑनलाइन कर सकते हैं, तो डाटा आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा हमेशा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर क्या होगा उसके बाद? तो जैसे ही उसकी व्यवस्था हो जाएगी तो व्यवस्था में व्यवस्थापकों को क्या चाहिएगा?
दो चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई भी मांग के प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक रिसोर्सेज चाहिए होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, और एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। माने एक प्राकृतिक संसाधन, रॉ मटेरियल जिससे चीज़ें बनती हैं या पैदा होती हैं, और एक चाहिए होते हैं लोग उसमें काम करने वाले। दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जितना भी रिसोर्सेज है ये व्यवस्थापकों के हाथ में होगा, और जितने भी लोग हैं 25 से 50 साल की उम्र के बीच के जो जॉब करने की स्थिति में होंगे, वो भी उनके पास होंगे पूरे डाटा के साथ। इस आदमी की ये क्वालिफिकेशन है, ये इसकी ट्रेनिंग है, ये इसका एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह सब कुछ। साथ में उनसे ये भी पूछ लेंगे भाई आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं, तो ये सारा डाटा भी उनके पास होगा। तो वो उनको एम्प्लॉई रख सकते हैं उस आधार पे, और जिस आदमी पे जितना काम आएगा, वो मैंने जितना आइडिया लगाया है 4 से 5 घंटे से ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 4 से 5 घंटे एक आदमी के ऊपर काम मुश्किल से आएगा, और उस सारी मांग का प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद तो फिर सप्लाई होनी है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें ना कहीं सैलरी देनी है, क्योंकि सैलरी तो आप इसीलिए दे रहे थे कि भाई वो पैसे से आप मांग करोगे। तो चूंकि आपने मांग फ्री कर दी, तो वहाँ सैलरी की भी जरूरत नहीं है। माने बिना करेंसी वाली एक व्यवस्था जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक होगी, है ना। इसको ऐसे मत समझिएगा कि वो रशिया वाली जो कम्युनिस्ट व्यवस्था है या चाइना वाली है, ऐसा नहीं है। और इसमें जो संविधान है वो पब्लिक के हाथ में रहेगा। संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करना, जब तक पब्लिक उसको हरी झंडी नहीं देगी, वहाँ पे जितने भी नेता लोग, लीडर्स लोग जो होंगे, वो कोई अमेंडमेंट कर नहीं सकते उसमें, है ना। और चूंकि पैसा वैसा नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार और ये सब भी खत्म हो जाएगा। जितना आज के समय में सरकारी महकमे में सब भ्रष्टाचार होता है, पैसा हटा तो वो भी सब खत्म। और भी इसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब सवालों के जवाब हैं कि लोग फिर काम क्यों करेंगे, उनको सब कुछ मिल जाएगा तो आलसी हो जाएंगे, तो ये हो जाए, वो सब सवालों के जवाब हैं मेरे दूसरे वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो सब लंबा हो जाएगा। अच्छे से हैं। मैंने 2 किताबें लिखी हैं, एक संपूर्ण व्यवस्था लिखी है, संपूर्ण समाधान के नाम से, जिसमें इस पूरी व्यवस्था को इन सभी क्वेश्चंस आंसर के साथ में लिखा हुआ है, जो आपको कागज़ में अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध हो जाएगी। और मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और इसकी एक फ़िलॉसफ़ी है, संपूर्ण जीवन दर्शन के नाम से। उसमें ये पूरी व्यवस्था ऐसी ही क्यों है, उसके बारे में है। क्योंकि जो आदमी है वो किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है, आदमी क्या चाहता है, किन स्थिति परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है, ये सारा ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, विद एग्जाम्पल्स, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आपको उस दूसरी बुक में मिल जाएगा। वहाँ से आप पढ़ के आदमी को, या बोलें तो खुद को समझ सकते हो कि आप हो कौन। और ऐसी व्यवस्था आपको मिलेगी तो फिर आप कैसे व्यवहार करोगे। और आज की व्यवस्था में जो खराब व्यवस्था है, इसमें आप मजबूरन कैसा व्यवहार कर रहे हो, जो कि आप चाहते भी नहीं हो पर आपको करना पड़ता है। और उसी में सब सब एक दूसरे से उलझे रहते हैं। सारे अपराध, सारी ऊट-पटांग एक्टिविटी, सब जो है ये गलत व्यवस्था के कारण आदमी करने पे मजबूर रहता है। हर कोई, है ना? लोग ऐसा समझते हैं कि जो अमीर आदमी, भाई उनको क्या मजबूरी है? नहीं, उनकी अपनी भी मजबूरियाँ होती हैं दूसरे तरह की। वो उन्हीं मजबूरियों के कारण ही अमीर है। अगर वो उन मजबूरियों में ऊट-पटांग वैसा नहीं करता तो वो अमीर नहीं बनता। वो कोई भी हो, चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो, है ना? कोई जिनको आप बोलते हो अच्छे डिपार्टमेंट से हो, बुरे डिपार्टमेंट से हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट से हो, सरकारी डिपार्टमेंट से हो, कहीं से भी हो। हर आदमी की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें वो कई चीज़ों में मजबूर होता है, और वहाँ पे वो सब मजबूरी वाले एक्टिविटी करता है, जिसमें एक दूसरे सब फँसते हैं उसमें। खुद भी फँसता है वो देर सवेर, और भी दूसरे लोग फँसते रहते हैं, और ये प्रक्रिया गलत व्यवस्था में चलती रहती है। तो जब तक आप सही व्यवस्था नहीं लेके आते हैं, इससे निजात नहीं मिलेगी, चाहे कितनी पुलिस डबल कर लो, चाहे कितनी आर्मी डबल कर लो, और चाहे कितने ही फ़ोर्स जितनी भी हैं वो सब डबल कर लो, नहीं मिलेगी। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और ध्रुव राठी जी से भी आशा है कि वो इसमें थोड़ा-सा अगला कदम उठाते हुए या तो इन दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे,
जब भी उन्हें समय मिले या सुनेंगे, क्योंकि हम मेरे यूट्यूब चैनल पे ये दोनों किताबें ऑडियो में भी हैं, और या तो मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि उनके नंबर मेरे पास तो होता नहीं, तो या तो वो मुझे कॉल करेंगे, और मेरे कॉल का समय रहता है दिन में 1 बजे से लेके 5 बजे तक, है ना। और अभी मैं यहाँ पे उत्तराखंड में हूँ, तो ये मेरा नंबर यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो उस नंबर के साथ साथ मैं अपना एक दूसरा नंबर भी लिख दूंगा। तो मैं यहाँ 15 जनवरी तक हूँ, तो 15 जनवरी तक जो जियो का नंबर है वो काम नहीं करेगा, लेकिन एक मैं दूसरा नंबर लिख दूंगा एयरटेल का, तो वो इन 2 महीनों के लिए काम करेगा। बाकी सब समय में जियो वाला ही नंबर काम करेगा। तो मैं इस वीडियो में 2 नंबर दे दूंगा, एक जियो का और एक एयरटेल का। तो एयरटेल वाले से दिन में इस समय पे कॉल करेंगे, क्योंकि बाकी समय वो भी काम नहीं करता है, यहाँ टावर वगैरह नहीं है ढंग से। तो इस 1 से 5 बजे के बीच में मैं ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ पे टावर आ जाता है कॉल वगैरह के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने ये समीक्षा की ध्रुव राठी जी के उस वीडियो की, और उनकी सराहना है कि वो एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस प्रकार की पेशकश कर रहे हैं देशवासियों को, कि अगर कोई ऐसा आएगा तो उसको वो प्रमोट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये व्यवस्था और ये प्रस्ताव उन्हें पसंद आए, तो वो अपने चैनल से इसे प्रमोट करें, और मेरा इंटरव्यू भी ले सकते हैं उसमें, और जितने मर्जी सवाल हों पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, XYZ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते, हम लिस्ट देंगे सवालों की, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो सवाल उठते हों आप पूछिए।